अब देखिए कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम असंगठित के बारे में अब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना था यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, अब जो संगठित बैंकिंग प्रणाली है उसको देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें बच्चों, हम अब इसको बंद करते हैं, थोड़ा इसको बंद करते हैं। भारतीय पूंजी बाजार है ना, इसके बाद हमें जो देखना है, क्योंकि ये दीर्घ काल के लिए लोन देती है ना, और ये जो देती है भारतीय मुद्रा बाजार, ये अल्पकाल और मध्यकाल के लिए देती है, जिसका 2 भाग था, संगठित और असंगठित। अब संगठित क्षेत्र का देखिए, तो संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था प्रदान करती है, और कौन कौन देखते हैं। अब जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिए। प्रणाली 3 की व्यवस्था पर काम करती है। ये 3 प्रकार की जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ये काम करती है, 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था, 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पर काम करती हैं। एक क्या है, इसका जो 3 प्रकार है, जो संगठित क्षेत्र है, तो ये संगठित क्षेत्र की जो बैंकिंग प्रणाली है वो 3 अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहला जो है वो क्या है, सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, और इसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है। सेंट्रल बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अच्छा एक चीज और, कि अभी इसके गवर्नर भी होते हैं। कौन है अभी हाल फिलहाल में, शक्तिकांत दास। समझ में आ रहा है ना। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, इसे आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बच्चों बैंक जो है ना, ये आप जाइएगा आरबीआई में लोन लेने के लिए तो नहीं मिलेगा। ये बैंक दूसरे बैंकों के लिए, जो वाणिज्य बैंक हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन तय करती है, वित्तीय संबंधी रूल रेगुलेशन तय करती है, और उनको उन बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये बैंक देखती है, यानी सेंट्रल बैंक देखती है कि ये काम वो गड़बड़ तरीके से कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर फाइन भी लगाती है। ये हमारा जो करेंसी होता है ना, मुद्रा, इस मुद्रा को कौन जारी करते हैं, यही बैंक जारी करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। और बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को नियंत्रित करती है। अब आरबीआई से जाकर लोन नहीं ले सकते हैं, ये लोन नहीं प्रदान करती है, ये जो दूसरे बैंक हैं उनको रेगुलेट का, और ये जो नियम बनाती है उसके तहत ये काम करती हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक हुआ। दूसरा हुआ, इसमें आता है वाणिज्य बैंक। ठीक है, इसमें दूसरा कौन सा आ गया बच्चों, वाणिज्य बैंक। ठीक है, ये बैंक अनेक प्रकार के हैं, इनके अनेक अलग अलग इनका नाम है। जैसे वाणिज्य बैंक में कौन हो गया, आप एसबीआई, आप देखो पंजाब नेशनल, ये वाणिज्य बैंक होंगे, क्योंकि ये आपसे क्या करते हैं, लोन लेते भी हैं और लोन प्रदान करने का भी काम करते हैं। ठीक है, इनका बाद में राष्ट्रीयकरण भी हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 69 में। तो इनके राष्ट्रीयकरण के बाद ये और ज्यादा इनके ब्रांचेज खुले, और इन्होंने और ज्यादा क्या किया, लोगों को लोन प्रदान करना। और ये क्या करते हैं, उद्योग या व्यवसाय या कृषि क्षेत्र में लोगों का क्या करते हैं, लोन प्रदान करते हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा कि ये हम भारतीय मुद्रा बाजार के तहत ही इन सभी चीजों को पढ़ रहे हैं, और निश्चित है कि जब इनके तहत पढ़ रहे हैं तो ये अल्पकाल और मध्यकाल के लिए ही क्या करते हैं, लोन प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा बच्चों कि ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो हो जाता है वाणिज्य बैंक सरकारी, और दूसरा हो जाता है निजी क्षेत्र का, यानी कि जिसका रेगुलेशन जो होता है सरकार करती है, वैसी बैंक
जो सरकार द्वारा उनका संचालन किया जाता है, तो वो सरकारी बैंक हो गया। जैसे बहुत सारे हमारे अभी 12 सरकारी बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक है। जैसे आपको हमने नाम बताया, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सब क्या है? सरकारी बैंक हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी बैंक होती हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा संचालन किया जाता है, यानी कि इनका जो मालिक होते हैं वो सरकार नहीं होती है, इसका मालिक सरकार होती है। आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक क्या है? ये निजी क्षेत्र की बैंकें हैं। समझ में आ रहा है ना? इनका भी काम क्या है? लोन प्रदान करना, जमा स्वीकार करना। इसके बारे में हम डिटेल से आगे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनका कार्य होता है। तीसरा जो है सहकारी बैंक, ठीक है। ये सब संगठित क्षेत्र की बैंकें हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये क्या होता है ना कि कुछ लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, यानी आपसी सहयोग एवं सद्भावना से इन बैंकों की स्थापना होती है। आपसी सहयोग एवं सद्भावना से, यानी बहुत सारे लोग मिलकर, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो आपस में मिलकर इन बैंकों की स्थापना करते हैं। हालांकि जो रूल एंड रेगुलेशन जो होता है ना, ये नहीं कि ये जो रूल और रेगुलेशन है ये अपने मन से बनाते हैं, नहीं। ये जो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं उनके द्वारा बनाए हुए रूल्स हैं, उसी रूल, उसी नियम और उनके निर्देशन के अनुसार काम करती हैं। भला ये जो सहकारी बैंकें जो होती हैं ना बच्चों, ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो दिशा निर्देशन तय किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेट होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमने देखा कि संगठित क्षेत्र में जो 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था था, ठीक है। उसमें सबसे पहले कौन था? केंद्रीय बैंक, जो आरबीआई है, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, बाकी सारे बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है। दूसरा वाणिज्य बैंक, वो भी 2 तरीके की हो गई, एक सरकारी हो गई और दूसरा निजी। और तीसरा ये कोऑपरेटिव बैंक, जब लोग आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ इसका स्थापना करते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। ये जरूर है कि ये केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन पर काम करती है। केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन पर कार्य करती है, ये जरूर है, ठीक है। लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ होता है। इसमें इसका संचालन कौन करता है? तो ये भी देखिएगा, एक पॉइंट और है, संचालन राज्य सरकारों के द्वारा होता है, राज्य सरकार करती है। तो आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है। यानी कि हमने दूसरा लिखा था ना, भारतीय मुद्रा बाजार, और इसका दूसरा भाग था भारतीय पूंजी बाजार। अब उसके बारे में, उसमें हमें ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना है, इतना बड़ा वो नहीं है। आइए उसको देखते हैं। उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। अब देखिए इसमें क्या आपने देखा कि यह दीर्घकाल के लिए लोन प्रदान करती है, ठीक है, आपको ऋण प्रदान करती है। अगर इसको हम भागों में बांटें तो इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया जैसे उद्योग बाजार, ठीक है। एक होता है प्रतिभूति सिक्योरिटी मार्केट, दूसरा औद्योगिक बाजार, ठीक है। तीसरा होता है वित्त विकास संस्थाएं, और चौथा होता है गैर सरकारी संस्थाएं। इसमें भारतीय पूंजी बाजार में भी, ठीक है, सॉरी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ठीक है। ये किसमें शामिल है बच्चों? तो ये भारतीय पूंजी बाजार के ये अलग अलग क्या हैं? भाग हैं, ठीक है।
ये जो संस्थाएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती हैं, लोगों को दीर्घकाल, और जब हम दीर्घकाल कहते हैं ना, इसका मतलब हो गया कि 15 से 20 वर्ष, कम से कम 15 से 20 वर्ष या 10 से 15 वर्ष ये कम से कम के लिए लोन प्रदान करती हैं। ये किस किस क्षेत्रों के लिए लोन प्रदान करती हैं, ये सबका अलग अलग काम है, इसके बारे में हमें बहुत डिटेल से नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ इसका मोटा मोटी जानकारी रखना है। जैसे ये लोन प्रदान करती है किसके लिए, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, आपको सड़क निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और जब बहुत बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और इसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, आपको समय लगता है। इसमें क्या आ जाएगा कि ये शिक्षा संबंधी आपको, यानी शिक्षा के जो बेसिक चीजें हैं उनकी विकास करने के लिए इन्हें लोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अस्पताल अस्पताल रेलवे आदि के विकास करने के लिए इन्हें जरूरी होती है। तो अगर हम देखें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में, तो हमने डिटेल से पूरा देख लिया। अब देखते हैं, एक बार आप इसका याद कीजिए बच्चों, हमने क्या बताया कि वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के, एक राज्य स्तरीय और एक राष्ट्र स्तरीय। राष्ट्र स्तरीय में भारतीय मुद्रा बाजार और इसमें भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार जो है इसको हमने दो भागों में बांटा। एक क्या बांटे हमने, हाँ एक यहाँ पर हमने इसको अलग अलग क्राइटेरिया में हमने किया कि संगठित क्षेत्र, भारतीय मुद्रा बाजार एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। हमने असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी देखा कि इसकी जो बैंकिंग प्रणाली होती है 3 स्तर पर काम करती है, उनको देखा, और उसके बाद हमने भारतीय पूंजी बाजार देखा। और भारतीय पूंजी बाजार जो है दीर्घकाल के लिए लोन देती है, जबकि ये अल्प और मध्य काल के लिए लोन देती है, और इनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, वित्त विकास संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, और ये लंबे लंबे समय मतलब 15 से 20 वर्ष के लिए, और खास करके इन सारे चीजों का जो, अब मान लीजिए कि कोई कृषि के लिए तो नहीं ना ले सकता है 15-20 साल के लिए लोन, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, कृषि साल भर के अंदर वो फिनिश हो जाता है। तो उन्हें जब लोन लेना होगा तो वो भारतीय मुद्रा बाजार से लेंगे। जबकि किसी को सड़क का विकास करना है, किसी को विद्युत विद्युत ऊर्जा से संबंधित विकास करना है, किसी से उद्योग के संबंधित विकास करना है, तो उसे किससे लोन लेना होगा, भारतीय पूंजी बाजार से। इसी तरीके का, और ये भारतीय पूंजी बाजार जो है ना, किसी भी देश के लिए मेरुदंड कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखिए जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनका अगर विकास करना है तो एक लंबे समय के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये वित्तीय संस्थाएं, ये पूंजी बाजार की जो होती हैं, ये एक हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती हैं। ये दोनों दोनों हमारे लिए जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो किसी भी देश के लिए मेरुदंड होती हैं।